हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड लेसन उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, और जिसमें भी हमने मांग के बारे में पूरा विवेचन किया। लास्ट वीडियो में हमने मांग में और मांग मात्रा में परिवर्तन की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं मांग की लोच की तरफ। तो बच्चों, लोच क्या होता है? लोच अर्थात होता है लचीलापन, कि हम किस चीज़ को कितना खींच सकते हैं, यही होता है। जैसे रबड़ होता है बहुत लचीला, हम उसको कितनी मात्रा तक आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो लोच का मतलब यहाँ पर भी अर्थशास्त्र में कुछ इसी प्रकार है कि कीमत में कमी होती है तो मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, ये तो हमने बात की थी। लेकिन कीमत में कितनी कमी की जाए तो मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हो, अर्थात वो कीमत और मांग मात्रा में जो संबंध है वो कितना लचीला है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम मांग की कीमत लोच में। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि मांग की लोच क्या होती है। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि मांग की लोच किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, मांग की कीमत लोच की परिभाषा पढ़े। यहाँ पर मांग मात्रा और कीमत में कैसा संबंध होता है? प्रतिलोम। हमने यही बोला कि कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और दोनों में संबंध ऋणात्मक होता है। कीमत में कमी होती है तो मांग मात्रा में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में कमी होती है। कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, इसका ज्ञान हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? मांग की कीमत लोच के द्वारा, कि कितनी कीमत में परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हमने इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए कि यदि हमने उपभोक्ता ने यदि के लिए वस्तु की कीमत यदि 1 रुपये बढ़ी तो उसने मांग को क्या कर दिया? 10 इकाई कम कर दिया। आ रहा है बच्चों समझ में? तो वो कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, इसका अध्ययन हम करते हैं मांग की कीमत लोच में। किसी वस्तु की डेफिनेशन देख लो, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन ही क्या कहता है? मांग की कीमत लोच। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से, मतलब किस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन है, उसको ही हम क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब हम मांग की कीमत लोच को क्या करते हैं? एक सूत्र के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिटिकल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, मांग की कीमत लोच, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है और उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन होता है। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है और उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन होता है। तो इसका क्या सूत्र बनेगा? मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे में कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आनुपातिक परिवर्तन होता क्या है, किस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, वही क्या होगा? आनुपातिक परिवर्तन। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, अनुपात की जगह हम प्रतिशत भी यूज़ कर सकते हैं, और कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब इसको हम ये देख लेते हैं कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन को हम कैसे दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे मांग में प्रतिशत परिवर्तन को? मांग मात्रा में परिवर्तन, मतलब कितना परिवर्तन हुआ है, बटे में प्रारंभिक मांग। पहले की मांग क्या थी? जैसे हमने मान लिया कि पहले मांग 10 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई? 14। तो मांग मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ? 4। ठीक है, और प्रारंभिक मांग कितनी थी? 10। ये हो गया हमारा आनुपातिक या प्रतिशत। समझ में आ गया कि प्रारंभिक जो मांग है उसको तो हम कर देंगे नीचे, और जो मांग मात्रा में परिवर्तन है उसको हम रखेंगे इस तरीके से ऊपर। आ रहा है बच्चों समझ में? इसी तरीके से कीमत में देखेंगे कि जो कीमत में परिवर्तन कितना हुआ और बटे में प्रारंभिक कीमत कितनी है। ठीक है, अब यदि हम इसको लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि ईडी, जो कीमत लोच है इसको हम लिख सकते हैं ईडी के रूप में, या फिर हम इसको ईपी के रूप में, क्योंकि ये कीमत लोच है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा क्यू अर्थात मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा परिवर्तन को दर्शाता है, बटे में प्रारंभिक मांग, अर्थात प्रारंभिक मांग क्या थी? क्यू। जो सेकंड मांग है वो Q1 हुई, हमें मान लेते हैं, तो प्रारंभिक मांग क्या हो गई? Q। इसी तरीके से इसको दिखाते हैं, डेल्टा P अर्थात कीमत में होने वाला परिवर्तन और प्रारंभिक कीमत अर्थात P, दोनों का हमने भाग दिखा दिया ना। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम यदि सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारे पास था क्या? डेल्टा Q बटे में Q, डेल्टा P बटे में P, हम भाग को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा Q बटे में Q और डेल्टा P बटे में P, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो डेल्टा Q बटे में Q और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा,
उल्टा हो जाएगा ना इसका, तो आ जाएगा हमारे पास P बटे में डेल्टा P। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा Q बटे में डेल्टा P क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और P बटे में Q। ये हमारा मांग की कीमत लोच का क्या है फॉर्मूला, जो कि आपको याद रखना है, डेल्टा Q बटे में डेल्टा P मल्टीप्लाई P बटे में Q। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर डेल्टा Q क्या है, मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा P क्या है, कीमत में होने वाला परिवर्तन, P क्या है, प्रारंभिक कीमत, और Q क्या है, प्रारंभिक मांग। यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेल्टा Q मांग मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा P कीमत में परिवर्तन, P प्रारंभिक कीमत, Q प्रारंभिक मांग मात्रा। ठीक है। मांग की कीमत लोच कैसी होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है। मांग की लोच कैसी होती है, ऋणात्मक, जो कि बताती है कि मांग मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध होता है। हमेशा मांग की लोच जो भी आएगी वो ऋणात्मक आएगी, कभी कभी उस चिन्ह को यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि कीमत में और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे हम समझेंगे कि किस तरीके से मांग की कीमत लोच ज्ञात की गई है। वस्तु की कीमत 10% गिरने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर कितनी हो जाती है, 14 इकाई। तो मांग की लोच की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों सूत्र पता होने चाहिए। एक तो हमने पढ़ा था कि मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, और जो दूसरा हमने सूत्र पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डेल्टा Q बटे में डेल्टा P मल्टीप्लाई P बटे में Q। आगे बच्चों समझ में दोनों सूत्र आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये 10% ये तो दे रखा है हमें, कीमत तो 10% परिवर्तन हो रही है, जैसे कि हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था हमारी मांग की कीमत लोच का, यहाँ तो था हमारा मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और यहाँ पर था कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यही था हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमारे पास कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को तो हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। हमें नहीं पता मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, हमें नहीं पता। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मांग 10 इकाई से 14 इकाई हो गई, अर्थात कि मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, 10 हमारी क्या थी, पहले इकाई 10 थी, और बढ़कर कितनी हो गई 14, अर्थात कितनी, इसका सूत्र होगा पहले प्रारंभिक मांग, जैसे कि हमने भी सूत्र में पढ़ा था, बटे में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत परिवर्तन, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, परिवर्तन कितना परिवर्तन हो रहा है बटे में प्रारंभिक और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब आप यह देख लो 10 से 14 कितना परिवर्तन हो रहा है, 4 का, और प्रारंभिक कितनी थी मांग 10 और मल्टीप्लाई 100, अर्थात कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 40%। एक जीरो से एक जीरो कट गए, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 40। कहने का तात्पर्य है कि कीमत में 10% कमी होने से जो मांग है वो 40% बढ़ गई। आगे बच्चों समझ में, प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे पहले। तो 10% क्या होने से, कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया, 40। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4। तो मांग की कीमत लोच क्या होगी, 4। आगे बच्चों समझ में, दूसरा उदाहरण और देख लें। दूसरा उदाहरण है कि जब कीमत 7 रुपए से बढ़कर कितनी हो जाती है, 10, वस्तु की मांग 6 इकाई से बढ़कर कितनी हो जाती है, 4। तो मांग की कीमत लोच ज्ञात करो। तो जैसे हमारा फॉर्मूला था, सबसे पहले हम लिख लेते हैं P और यहाँ पर Q। तो प्रारंभिक कीमत हमारी कितनी थी, 7, तो मांग मात्रा कितनी थी, 10। फिर कीमत हमारी जो है वो बढ़कर कितनी हुई, सॉरी हाँ, प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 7, तो हमारी मांग मात्रा कितनी थी, 6। जो हमारी कीमत है वो बढ़कर कितनी हो गई, 10 रुपये, तो हमारी मांग मात्रा बढ़कर गिरकर कितनी हो गई, 4। तो ये हमारे पास इसके जो नंबर्स हैं वो दे रखे हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q बटे में डेल्टा P मल्टीप्लाई P बटे में Q। अब इसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। डेल्टा Q अर्थात Q में कितना परिवर्तन हो रहा है, 6 से 4, 2 का परिवर्तन हो रहा है, और डेल्टा P कितने का परिवर्तन हो रहा है, 3 का। इसको -2 लिख दो क्योंकि कम हो रहा है ना। P अर्थात प्रारंभिक कीमत कितनी है हमारी, 7, और
Q अर्थात प्रारंभिक मांग मात्रा कितनी है हमारी 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 कितना आया 7/9 माइनस। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा 9 7 63। ये हमारी आ जाएगी माइनस में मांग की कीमत लोच। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे मांग की कीमत लोच। आगे हम देखते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ, कि मांग की कीमत लोच की कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। तो बच्चों मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ होती है। अर्थात श्रेणियाँ क्या बताती है कि हमने बताया कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में मात्रा में परिवर्तन होता है। तो कितना परिवर्तन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है, मांग मात्रा पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, या फिर कीमत में कुछ ही परिवर्तन नहीं हो रहा और मांग मात्रा परिवर्तित होती चली जा रही है, या फिर कीमत में कम परिवर्तन हो रहा है और मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है। कभी होगा कि कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है मांग मात्रा में उतना ही परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से मांग की लोच की श्रेणियाँ बताई जाती हैं। तो 5 श्रेणियाँ होती है जिसमें हम ये देख लेंगे कि कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो श्रेणी आती है वो है पूर्णतया लोचदार। श्रेणियों के नाम याद रख लेना बच्चों आप अच्छे से। फिर आती है लोचदार, इकाई के बराबर, बेलोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये किस तरीके से मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो पूर्णतया लोचदार अनंत मांग की लोच भी बोलते हैं। लोचदार इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, 1 के बराबर हो गई। बेलोचदार इकाई से कम, और इसके बाद है पूर्णतया बेलोचदार अर्थात 0 मांग की लोच। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। पूर्णतया लोचदार अर्थात अनंत मांग की लोच। तो बच्चों क्या होता है, आपने एक्स अक्ष के समानांतर वक्र पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि जो हम एक बार बना के ही देख लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष के समानांतर वक्र है, यहाँ पर है हमारी कीमत और यहाँ पर है मांग मात्रा। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि कीमत में तो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा और मांग मात्रा क्या होती जा रही है, परिवर्तित होती जा रही है। तो कीमत में परिवर्तन ना होने से भी मांग मात्रा में परिवर्तन होता जा रहा है। तो ऐसे में जो मांग की लोच होगी वो हो जाएगी अनंत। क्या हो जाएगी, अनंत। और इस तरह के वक्र को बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, जो कि पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में, जो कि हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, किस तरीके से उसमें अनंत मांग की लोच का वक्र पाया जाता है। क्योंकि वहाँ कीमतें तो बदलती नहीं है लेकिन लोगों के द्वारा मांग मात्रा परिवर्तित कर दी जाती है। तो ऐसे में होता है अनंत मांग की लोच या फिर पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, जो कि एक्स अक्ष या क्षैतिज अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है बच्चों, यहीं पे सारी बातें लिखी हुई है। देखो मांग की लोच क्या होती है, यहाँ पर अनंत। कीमत में तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता लेकिन मांग मात्रा परिवर्तित होती चली जाती है। यदि वस्तु की कीमत स्थिर रहे और मांग मात्रा घटती बढ़ती रहे तो मांग की लोच कैसी होती है, अनंत होती है। मांग कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। यदि यहाँ पर क्या होगा, यदि थोड़ी सी भी कीमत में परिवर्तन हो गया ना तो मांग मात्रा फिर क्या हो जाती है, शून्य ही हो जाती है। तो इसीलिए मांग कीमत के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है। कीमत में थोड़ा सा भी वृद्धि होने पर मांग वृद्धि में क्या हो जाती है, शून्य ही हो जाती है। फिर मांग थोड़ी सी भी बढ़ती घटती नहीं है, शून्य ही हो जाती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग की कैसी लोच पाई जाती है, अनंत मांग की लोच पाई जाती है। मैंने आपको बताया ना पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ पर वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या होती है, एक जैसी वस्तुएं होती हैं। तो यदि उनकी एक वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी कमी हुई तो लोग, थोड़ी सी भी वृद्धि हुई तो लोग क्या कर देंगे, उसकी मांग को शून्य कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो सेम वैसे ही वस्तु उसको दूसरी मिल रही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, एक जैसी वस्तुएं पाई जाती हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर एक ही कीमत पर बहुत मांग मात्रा में परिवर्तन होता चला जाता है। इसीलिए मांग की लोच कैसी होती है, अनंत पाई जाती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर या क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। आगे बच्चों समझ में, तो पहली श्रेणी क्या थी, अनंत मांग की लोच, जिसे कि हम पूर्णतया मांग की लोच भी कहते हैं, लोचदार मांग की लोच भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लोचदार मांग इकाई से अधिक। इस तरीका से जो निशान है, 1 से अधिक अर्थात इकाई से अधिक मांग की लोच। बच्चों क्या होता है, कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है कम, ठीक है, लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है अधिक। मतलब कीमत में तो परिवर्तन थोड़ा बहुत होता है लेकिन मांग मात्रा उसके फलस्वरूप बहुत अधिक परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी मांग की लोच कहलाती है मांग की
लोचदार या इकाई से अधिक मांग की लोच। ठीक है, यहाँ पर भी ये लिखा है, जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, अधिक होता है, तो उसे हम कहते हैं लोचदार मांग। लोच अर्थात अधिक लचीला है। आ रहा है बच्चों समझ में? इसमें कीमत में परिवर्तन कम होता है और जिसके फलस्वरूप मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है। और विलासिता की वस्तुएं जो होती हैं उसमें मांग कैसी पाई जाती है, लोचदार पाई जाती है। विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती है बच्चों, जो कि क्या होती है, हमारी लग्जरी के लिए होती है, हमारे ऐशो आराम के लिए होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि थोड़ी सी कीमत कम हुई तो लोग उसकी मांग मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, और थोड़ी सी भी अधिक हुई तो लोग उसकी मांग मात्रा को बहुत अधिक कम कर देते हैं। तो ऐसी वस्तु के संदर्भ में मांग जो कैसी होती है, लोचदार होती है, इकाई से अधिक होती है। जैसे कि ये है लोचदार मांग वक्र के संदर्भ में मांग वक्र डी, यहाँ P, यहाँ Q। अब बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि कीमत में तो P से P1 कम परिवर्तन हुआ है, देख पा रहे हो ना आप, और जिसके फलस्वरूप जो पहले P थी कीमत, तो मांग मात्रा कितनी थी, Q थी। अब कीमत P1 हो गई तो मांग मात्रा कितनी हो गई, Q1। तो P में तो परिवर्तन हो रहा है कम, देख पा रहे हो आप, जबकि उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है बहुत अधिक। अर्थात इस तरह से लेटा हुआ मांग वक्र है, सपाट है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कौन सी, लोचदार मांग या इकाई से अधिक मांग, इकाई से अधिक मांग की लोच। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है हमारा इकाई के बराबर मांग की लोच। अर्थात जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है मांग वक्र में भी उतना ही, मांग में भी उतना ही परिवर्तन हो रहा है, दोनों इक्वली परिवर्तित हो रही है, तो होती है इकाई के बराबर मांग की लोच। अब इस संदर्भ में मांग वक्र कैसा होता है, आयताकार अति परवलय। बच्चों आयताकार अति परवलय वक्र बहुत अधिक पूछा जाता है कि वो किस तरह की मांग की वक्र आयताकार अति परवलय होता है, तो कैसा, जहाँ इकाई के बराबर लोच होती है, अर्थात जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। ये इकाई के बराबर जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, आयताकार अति परवलय होता है, जिसके नीचे के जो भी क्षेत्र हैं वो हमेशा समान रहता है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है, जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, बराबर होता है, तो मांग वक्र आयताकार अति परवलय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला, जो कि आपको बहुत अच्छे से नाम याद कर लेना है। पेपर में रेक्टेंगल हाइपरबोला के नाम से भी आ सकता है, या फिर आयताकार अति परवलय के नाम से भी आ सकता है कि ये वक्र कहाँ होता है, कैसे बनता है, जो कि अभी हम बनाएंगे। जिसके सब बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। इस तरीके से होता है आपका डी। ठीक है, ये इस तरीके से आयताकार अति परवलय वक्र बनता है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले लो इसके, उस पर मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर। क्योंकि इसके नीचे के जो भी आयत बन रहे हैं ना, ये जो आयत बन रहे हैं इसके नीचे, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये जो भी आयत बनते हैं इनके नीचे, बिंदुओं के नीचे जो भी आयत बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, इसीलिए इस वक्र को आयताकार अति परवलय वक्र कहते हैं। आगे बच्चों समझ में, तो इकाई के बराबर मांग की लोच कहाँ होती है, आयताकार अति परवलय वक्र में जितनी कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, और आयताकार अति परवलय वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ, जैसे फ्रिज है एक आवश्यक वस्तु है, तो उसके संदर्भ में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। आयताकार अति परवलय वक्र, यह वह वक्र जिसके नीचे खींचे गए सभी आयतों का क्षेत्र कैसा होता है, समान। आरामदायक वस्तुओं में इकाई के बराबर लोच होती है। बच्चों आवश्यक वस्तुओं में नहीं, आरामदायक, विलासिता की वस्तुओं में तो मांग की लोच इकाई से अधिक, और आरामदायक वस्तुएं जो कि हमें कंफर्ट देती हैं, जिनके बिना, जैसे पंखा हुआ, कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, जो कि हमें आराम में रखती हैं, उन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जितनी कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग मात्रा में इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जो अगली मांग की लोच है वो है बेलोचदार मांग की लोच, जिसे इकाई से कम मांग की लोच भी कहते हैं। जैसे इकाई से अधिक में हमने क्या पढ़ा था कि वस्तु की कीमत में तो कम परिवर्तन होता है और मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है। इसमें उल्टा हो जाता है कि वस्तु की कीमत तो अधिक परिवर्तित होती है, जबकि मांग मात्रा में परिवर्तन उससे कम होता है, तो वो होती है इकाई से कम, अर्थात बेलोचदार।
उसका उल्टा हो गया ना, जस्ट वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, कम होता है। तो मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार। और बच्चों आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं जैसे कि नमक हुआ, कैसी वस्तु है, आवश्यक वस्तु है, तो इसकी कीमत में क्या होगी, यदि इसकी कीमत में अधिक परिवर्तन होगा लेकिन मांग मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक वस्तु है, हम इसका त्याग नहीं कर सकते चाहे कीमत कितनी ही फ्लक्चुएट होती रहे। तो आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार होती है, इकाई से कम होती है। आगे बच्चों समझ में, तो यहाँ पर जो वक्र बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, इस तरीके से एकदम प्रवण ढाल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया हमारा DD मांग वक्र। अब आप यहाँ पर देखते हो P है तो Q है मांग मात्रा। अब कीमत यदि कम होती है कितनी हो जाती है, P1, तो मांग मात्रा क्या हो जाती है, Q1। तो आप यहाँ देख रहे हो कीमत में तो इतना अधिक परिवर्तन हो रहा है जबकि मांग में बहुत कम परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं बेलोचदार मांग वक्र, इकाई से कम। लिख भी सकते हो आप, इकाई है इससे कम, सॉरी इकाई से कम, इधर वाला मार्क आएगा, ठीक है, इकाई से कम। आगे बच्चों समझ में, इसके बाद है पूर्णतया बेलोचदार या मांग की लोच कैसी है, शून्य। कैसी है, शून्य मांग लोच। जैसे हमने पढ़ा था पूर्णतया लोचदार में कि कीमत में तो कुछ परिवर्तन नहीं होता जबकि मांग मात्रा में परिवर्तन होता चला जाता है। तो पूर्णतया बेलोचदार में इसका विपरीत होता है कि वस्तु की मांग मात्रा स्थिर रहती है जबकि कीमत परिवर्तित होती रहती है, मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो होता है पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र या शून्य मांग की लोच। और इसमें जो मांग वक्र है वो ऊर्ध्व स्तर के क्या होता है, समानांतर होता है। आगे बच्चों समझ में, वाई अक्ष के समानांतर होता है। जब कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मांग की लोच कैसी होती है, शून्य। इस स्थिति में मांग वक्र कैसा होता है, वाई अक्ष के समानांतर होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ जो मांग मात्रा है वो तो स्थिर रहती है और कीमत है वो कैसी रहती है, परिवर्तित रहती है। तो ऐसे में जो ईडी है वो होगी शून्य। आगे बच्चों समझ में, तो हमने मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां पढ़ी, आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि पूर्णतया लोचदार में तो क्या होगा कि कीमत में तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, मांग मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, एक्स अक्ष के समानांतर वक्र बन जाता है। मांग की लोच कैसी होती है, अनंत होती है। उसके बाद हमने लोचदार की बात की। तो लोचदार में क्या होता है कि कीमत में तो कम परिवर्तन होता है लेकिन उसके फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है। जो मांग वक्र है वो अधिक सपाट होता है और इकाई से अधिक मांग की लोच पाई जाती है और ऐसा विलासिता की वस्तुओं में होता है। इसके बाद हमने बात की थी इकाई के बराबर मांग की लोच। इकाई के बराबर मांग की लोच जो कि आरामदायक वस्तुओं में होती है, जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। और जो मांग वक्र है वो आयताकार अतिपरवलय आकार का होता है। उसके बाद हमने बात की बेलोचदार अर्थात इकाई से कम मांग की लोच, जो कि किसमें होती है, आवश्यक वस्तुओं जैसे नमक। इसमें क्या होता है, कीमत में क्या होगी, जितनी कमी होगी उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में, कीमत में जितना परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में कम परिवर्तन होता है, इसीलिए मांग वक्र अधिक प्रवण होता है और इकाई के कम बराबर मांग की लोच होती है। इसके बाद हमने बात की पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र के बारे में। पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र में कीमत का स्तर तो बदलता रहता है लेकिन मांग मात्रा वही के वही यथावत रहती है और इसमें वक्र कैसा होता है, उधर अक्ष या वाई अक्ष के समानांतर होता है और मांग की लोच होती है शून्य। यही हमने पढ़ा था। तो ये 5 जो श्रेणियां हैं आपको पता होनी चाहिए कि पूर्णतया लोचदार में क्या होता है, कितनी मांग की लोच होती है, और इकाई के बराबर में कौन सा वक्र होता है, कितनी मांग की लोच होती है, क्योंकि ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो कि आपके आगे भी बहुत अधिक काम में आएंगे। इसी के साथ ये वीडियो का एंड होता है। तो हमने क्या पढ़ा, मांग की लोच की परिभाषा, मांग की लोच किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, मांग की लोच की कौन कौन सी श्रेणियां होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक रेखिक मांग वक्र होता है उसमें मांग की लोच किस प्रकार से परिवर्तित होती है, कैसे कैसे मांग की लोच पाई जाती है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।